दोस्तों आप लोग कई सारे डॉक्यूमेंट्री में सुने होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान जापान की तरफ से एक ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया जा रहा था जो कि सबमरीन के जैसे पानी के नीचे भी तैरने में सक्षम होता। पर क्या आप लोगों को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के इस तरीके के प्रोजेक्ट से पहले भी इसी तरीके के कई सारे प्रोजेक्टों को रन किया जा रहा था और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट सोवियत यूनियन की तरफ से भी आगे बढ़ाया जा रहा था। रिपोर्टों के मुताबिक सोवियत यूनियन फ्लाइंग सबमरीन को निर्माण करने का इरादे के तहत काम कर रहा था, मतलब एक ऐसा हथियार जो सबमरीन के जैसे पानी के नीचे भी तैर सकेगा और आवश्यकता पड़ने पे पानी के ऊपर आके एक एयरक्राफ्ट के तरह उड़ान भी भर सकेगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोवियत यूनियन के उसी हथियार के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जिसे लेकर पूरा का पूरा पश्चिमी देश डरा हुआ था। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों 1930 के दशक के शुरुआती समय में तब के सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट और इंजीनियर बोरिस यूसाकोव की तरफ से एक यूनिक हथियार के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाया गया था। बेसिकली इसे फ्लाइंग सबमरीन का नाम दिया गया, लेकिन कभी भी ये प्रोजेक्ट संपूर्ण ना हो सका। पर दोस्तों जितना दिन भी इस प्रोजेक्ट को लेके चर्चा हुआ उतना दिन तक इस प्रोजेक्ट को लेके पश्चिमी देशों के अंदर एक तरीके का डर का माहौल बना हुआ था। दोस्तों किसी भी मिलिट्री हथियार निर्माण करता कंपनी का एक बहुत बड़ा सपना होता है कि ऐसे हथियार का निर्माण किया जाए जो दुश्मन कभी डिटेक्ट ना कर पाए। इवन इस प्रयास में दशकों से कंपनियों के द्वारा काम किया जा रहा है और इसी सपने को साकार करने के लिए ही सोवियत यूनियन के जमाने में इस तरीके के हथियार के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाया गया था। दोस्तों बेसिकली सपना ये था कि एक ऐसे हथियार का निर्माण किया जाए जो छुप के दुश्मन के करीब तक पहुंच सके और उसके बाद तेज गति से हमला करके फिर छुप के उस जगह से बच के निकलने में सक्षम हो। और इसके लिए सोवियत यूनियन की तरफ से एक एरोप्लेन और एक सबमरीन को कॉम्बाइन करने का इरादा रखा गया ताकि दोनों ही काम, मतलब छुप के दुश्मन के नजदीक तक पहुंचना और उसके बाद तेज गति से हमला करके भागने को अंजाम दिया जा सके। हालांकि अगर मॉडर्न जमाने के मिलिट्री इंडस्ट्रियों को भी देखा जाए तो उनका भी सपना ऐसे हथियार का निर्माण करना जो कि इस तरीके के काम को अंजाम दे सके। पर 1930 के दशक के इंजीनियरिंग को अगर देखा जाए या फिर उस समय के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को देखा जाए तो तब इस तरीके के हथियार के निर्माण का संभावना ना के बराबर था। इवन उस दरमियान ऐसे स्मार्ट हथियार नहीं बल्कि बड़े और भारी भरकम हथियारों का ही चलन सबसे अधिक था और उस जमाने के नेवी के लिए बड़े जहाज, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और एयरक्राफ्ट कैरियर ही प्रमुख आवश्यकता बना हुआ था और इसलिए इस तरीके के प्रोजेक्ट के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया। इवन दोस्तों यही एक प्रमुख कारण था जिस वजह से कभी भी ऐसे कॉन्सेप्ट को एक हकीकत का रूप देना भी संभव ना हो पाया। दोस्तों असल में इस तरीके के हथियार के डिजाइन और डेवलपमेंट का सपना सोवियत इंजीनियर और मिलिट्री साइंटिस्ट बोरिस यूसुकोव की तरफ से देखा गया था, जो अपने जर्जनस्की एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी में पढ़ने के दरमियान, मतलब साल 1930 से 1937 के दरमियान सक्सेसफुली एक एयरक्राफ्ट और एक सबमरीन को डिजाइन बोर्ड पे कंबाइन करने में सक्षम रहे। साल 1934 में उनके द्वारा ये जो फ्लाइंग सबमरीन के कॉन्सेप्ट है इसको तब के सोवियत यूनियन के डिफेंस इंडस्ट्री कमेटी के अधिकारियों के सामने प्रेजेंट किया गया था। वैसे तो उनके तरफ से जिस कॉन्सेप्ट के ड्राइंग को सबके सामने रखा गया वो जमीन में एक पावरफुल 3 इंजन वाला सी प्लेन के जैसा ही है, लेकिन उसके ऊपर एक एडिशनल पेरिस्कोप लगा हुआ है। और दोस्तों उनके ये जो प्रोजेक्ट है इसे लेकर करीबन 2 साल तक फाइल इधर उधर भटकता रहा, जबकि 2 साल के बाद उनके इस प्रोजेक्ट को लेके मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस की तरफ से उन्हें एक इन्विटेशन दिया गया जहाँ पे उनके इस प्रोजेक्ट को एक बहुत ही बेहतरीन, अट्रैक्टिव और ऐसे प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया जिसे तुरंत लागू करना चाहिए। जबकि दोस्तों इसके बाद तुरंत ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हुआ और फ्लाइंग सबमरीन के कंस्ट्रक्शन को सोवियत यूनियन के मिलिट्री साइंस एंड रिसर्च कमेटी के अधीन निर्माण करना भी शुरू किया गया था। हालांकि जब 1937 में इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिटेल काम करना शुरू किया गया तब इस प्रोजेक्ट को एक जटिल टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट का दर्जा देते हुए इसका काम बंद कर दिया गया। हालांकि तब तक बोरिस यूसुकोव की तरफ से अपने जो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब उनका जो दिमागी कॉन्सेप्ट है उसे लेके उनका अलग ही धारणा था। जबकि दोस्तों 1937 के बाद भी बोरिस यूसुकोव की तरफ से अपने इस प्रोजेक्ट को लेके अपने ही बलबूते पे काम को जारी रखा गया और उस दरमियान कई बार उनके द्वारा सोवियत यूनियन के उच्च अधिकारियों के साथ भी बातचीत बरकरार रखा गया ताकि प्रोजेक्ट को रिक्वायर फंडिंग मिलता रहे। उनके द्वारा अपने प्रोजेक्ट को लेके उस दरमियान कई तरीके के तथ्य दिया गया, जिनमें से एक तथ्य के मुताबिक ये एक ऐसे एयरक्राफ्ट या फिर सबमरीन होगा जो कि रिकॉनेसेंस, सरप्राइज एनिमी शिप और कोस्टल सिटी के ऊपर हमला और माइन फील्ड को अवॉइड करते हुए फ्लाई करके माइन फील्ड को पार करने का क्षमता रख पाएगा। जबकि उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत बनाए जाने वाले सिर्फ 3 फ्लाइंग सबमरीन ही दुश्मन के 10 किलोमीटर के एरिया के ऊपर बैरियर लगाने में सक्षम होगा। इवन दोस्तों उस दरमियान इस फ्लाइंग सबमरीन के कुछ टेक्निकल डेटा को भी पब्लिक किया गया था और ऐसे ही एक डेटा के मुताबिक इस तरीके के कॉन्सेप्ट में टोटल 6 कंपार्टमेंट होगा, जिनमें
3 कंपार्टमेंट एयरक्राफ्ट के इंजनों को रखने के लिए बनाया जाएगा, जबकि इसके बाद एक कंपार्टमेंट क्रू के एकोमोडेशन के लिए होगा। इसके बाद एक कंपार्टमेंट बैटरी पैकेज के लिए और सबसे आखिरी कंपार्टमेंट प्रोपेलर और इलेक्ट्रिक मोटर के लिए होगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो एयरक्राफ्ट है उसके जो फ्लाइंग कंपोनेंट है, मतलब जिसको फ्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, उसे टोटली एक सील्ड कंपार्टमेंट में रखा जाएगा ताकि पानी की वजह से इसमें किसी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो। जबकि बोरिस उसचोव के तरफ से ये भी बताया गया है कि सबमरीन के जो हल है उसे निर्माण करने के लिए स्विंग ग्राम्स का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके जो विंग्स होगा उसे स्टील से निर्माण किया जाएगा। पर 1938 में इस प्रोजेक्ट के ऊपर आखिरी मोहर लगा और प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों एक तरीके से रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि 1938 में एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत बड़ा चर्चा हुआ, जहाँ पे इसे टेक्निकली रियलिस्टिक तो बताया गया, लेकिन सबमरीन मोड में मतलब पानी के नीचे इसका रफ्तार इतना धीमा है कि इसे सही तरीके से उपयोग में नहीं ला जा सकेगा बोल के प्रोजेक्ट को बंद करने का इरादा जताया गया। पर मेरा मानना है कि 1938 का उस जमाने में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुका था और शायद ही इसी वजह से सोवियत यूनियन तब इस तरीके के हथियार के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित ना करके ट्रेडिशनल जिस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करके लड़ाई लड़ा जाता है उसके तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता था। पर अगर देखा जाए तो सोवियत यूनियन में बनने वाले इस प्रोजेक्ट के ऊपर जितना ध्यान सोवियत यूनियन की तरफ से नहीं दिया गया, उससे कई गुना ध्यान उस समय वेस्टर्न कंट्रियों की तरफ से दिया गया था। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद वेस्टर्न देशों की तरफ से भी कई बार इस तरीके के हथियारों के डेवलपमेंट का प्रयास चलाया गया। इवन अगर ऑफिशियली देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से भी जानकारी दिया गया था कि 1945 में अमेरिका के द्वारा पहली बार इस तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम शुरू किया गया, जबकि 1960s में भी अमेरिका ने ऐसे ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया था। मतलब अमेरिका भी एक ऐसे हथियार का निर्माण करना चाहता था जो हवा में भी उड़ सके और आवश्यकता पड़ने पे पानी के नीचे जाके भी तैर सके। पर बोरिस उसचोव की तरफ से जिस कॉन्सेप्ट को आगे लाया गया था उसके आसपास में भी अमेरिका के टेक्नोलॉजी भटक ना पाया और अमेरिका आखिरकार प्रोजेक्ट को फेल करार देते हुए बंद कर दिया। पर दोस्तों माना जाता है कि अगर उस समय बोरिस उसचोव के कॉन्सेप्ट को सोवियत यूनियन के द्वारा तरजीह दिया जाता तो आज दुनिया के पास इस तरीके के भी हथियार होता जो पानी के नीचे भी तैर सके और हवा में भी उड़ सके। इवन दोस्तों 50s और 60s के दशक में इस तरीके के कॉन्सेप्टों के ऊपर काम करने को काफी सीक्रेट रखा जाता था और शायद ही इस वजह से इसके बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। इवन अगर अन्य देशों के तरफ से भी इस तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जा रहा था तो शायद ही हमें कभी उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। पर 60 के दशक में एक कहानी काफी अधिक चर्चा में रहा कि किस तरीके से अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पानी के नीचे से निकल के हवा में उड़ान भरता है। इवन कई जगहों में तो इसे एलियन का कार्रवाई भी कहा जाने लगा, लेकिन कई सारे एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि यह उस जमाने में बड़े बड़े देशों की तरफ से निर्माण किए जाने वाले फ्लाइंग सबमरीनों के कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।